Hello everyone, welcome back to my channel विधि की पाठशाला and once again myself डॉक्टर वत्सला शर्मा here। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इन्वायरमेंटल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स दिए गए हैं जिनसे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होता है। तो चलिए आइए समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड इन्वायर से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है इन सर्कल। और यदि हम हिंदी में बात करें तो देखिए, इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहा जाता है, जो कि परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो इट मीन्स हमारे चारों तरफ का जो घेरा है, जो हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग है, वो इन्वायरमेंट कहलाती है। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है। तो हमारे चारों तरफ क्या है, सब कुछ है। तो उसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में सब कुछ आ जाता है, चाहे हम लैंड की बात करें, चाहे वाटर, चाहे फ्लोरा, चाहे फौना, चाहे लिविंग क्रिएचर, चाहे फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग अबव द अर्थ। तो सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाएंगी, सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। इन्वायरमेंट में मेनली देखिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो दो तरह के हम इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट की बात कर रहे हैं, फिज़िकल एंड नेचुरल। फिज़िकल इन्वायरमेंट में जैसे हम जो बात करते हैं कि लिथोस्फीयर, लैंड, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जलमंडल, वायुमंडल, है ना, और भूमंडल। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कहाँ पर आ जाती हैं, सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। और वहीं पर जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, तो ये सब मिल करके पूरा एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2A में बताई गई है, और जहाँ पर कहा गया है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड तो इंक्लूड है ही इन्वायरमेंट में, यानी कि वहाँ पर हम जल की भी बात करें, वायु की भी बात करें, भूमि की भी बात करें। लेकिन इन तीनों के साथ साथ इनके जो इंटर रिलेशनशिप हैं, किस तरीके से इन सब के बीच में ये आपस में क्या रिलेशन है, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के, अदर लिविंग क्रिएचर में, प्लांट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, प्रॉपर्टी में, यानी कि जितना भी सारी जो सराउंडिंग है सब में आपस में किस तरीके से रिलेशन है, वो सारा रिलेशन, सब चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। हम यदि इन्वायरमेंट पर एक सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहला जो हमारा एक फोकस कहाँ पर आया, तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पर 1972 में हुई थी, और जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, और जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान दिया गया था। तो ये जो एक स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है, स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे कि हम बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है, और जो फिज़िकल, नेचुरल और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट को किस तरीके से लॉस पहुंच रहा था उसके बारे में, साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो किस तरीके से इफ़ेक्ट अपना पहुंचा रही थी, कि क्या क्या लॉस हो रहे थे, कैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा था, तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस तो पहले से भी थी, लेकिन और जागरूकता उसके बाद में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमारे पूरे भारत देश में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 तो ये कहा गया है कि एक बहुत ही रेयर कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न्स को डील करता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो हम इसमें बात कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी बातें, ऐसे प्रोविज़न्स बताए गए हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट की सेफ्टी की बात करते हैं। ये स्टेट पर और साथ ही साथ सिटीजन्स के ऊपर भी
पूरी तरीके से एक ड्यूटी इम्पोज करता है जिससे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके और इन्वायरमेंट का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो बहुत सारे यहाँ पर देखिए प्रोविज़न्स हैं जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी में यदि हम बात करें, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं प्रियम्बल की। हम सभी जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो देखिए प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है सोशलिस्ट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट 1976, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया। डायरेक्टली यदि हम देखें तो प्रियम्बल जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। देखिए सोशलिस्ट का मीन होता है टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल, टू प्रोवाइड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल, यानी कि सभी का जीवन स्तर अच्छा हो, सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो। लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हम एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहें। तो यहाँ पर देखिए सोशलिस्ट जो वर्ड है वो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने की बात कर रहा है और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, जिससे कि हम सभी की लाइफ बहुत बेटर हो, हम सभी की लाइफ बहुत अच्छी हो। इसके बाद में देखिए यदि हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी की गई। और इसीलिए जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कहीं पर भी पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए नहीं लिखा गया था। आर्टिकल 47 इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वगैरह की भी कुछ बात आ रही थी। लेकिन बाद में फिर वही जब हम बात करें 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तो आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ऐड किया गया। और देखिए इस इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये जो आर्टिकल 48A है ये डायरेक्टली अब ये स्टेट से कहीं ना कहीं कह रहा है कि इन्वायरमेंट का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ है देश की, उनकी भी रक्षा करने की पूरा प्रयास किया जाए। इसमें देखिए एक लीडिंग केस है श्री सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लीडिंग केसेस और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन या सारे टॉपिक थोड़े थोड़े करके समझा रही हूँ। इन पर फिर मैं अलग से पूरे डिटेल वीडियो बनाऊँगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हम सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल 51A में बताई गई हैं, और 51A जो सब क्लॉज जो G है वो सीधे सीधे हमारी जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करती है, जिसमें कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, यानी कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी होगी इंडिया के कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, उसका इम्प्रूवमेंट किया जाए। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, और जो प्राणी हैं, प्राणी मात्र के प्रति पूरी तरीके से एक हम कंपैशन की बात भी यहाँ पर की गई है। तो ये सारी चीज़ें करना सबकी ड्यूटी है। और देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया कि इसमें द अबव टू प्रोविज़न इम्पोजेस टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है वो स्टेट की भी बताई गई है और साथ ही साथ सिटीजन्स की भी बताई गई है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि आर्टिकल 51A भी हमारा 42nd अमेंडमेंट के बाद में 1976 में ऐड किया गया है। और इसमें जो लीडिंग केस है LK कुलवाल वर्सेस स्टेट का केस है। हम जब अलग से वीडियो बनाएंगे फंडामेंटल ड्यूटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो हम वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर, यानी कि अब हम बात करें फंडामेंटल राइट की। तो जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का जो प्रिंसिपल 1 है वहाँ पर भी इस बारे में कहा गया है कि दैट मैन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ लाइफ।
मतलब पूरी तरीके से कि मनुष्यों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और जीवन जीने के लिए सारी एडुकेट परिस्थितियाँ, कंडीशन मिलनी चाहिए। और उसके लिए कहीं न कहीं जो एनवायरनमेंट है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें लोग अपनी डिग्निटी के साथ में अपना जीवन बिता सकें। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की और इम्प्रूव करने की, और किस तरीके से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो कि जो प्रेजेंट और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। देखिए, जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो एनवायरनमेंट ना तो मेरी प्रॉपर्टी है ना आपकी, ना मैंने बनाया है ना आपने। ये तो नेचुरली हमको सारी चीज़ें मिली हुई हैं। हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी इनका यूज़ किया, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसको इस तरीके से इसका इम्प्रूवमेंट करें, इसका प्रोटेक्शन करें कि हम इनका बेनिफिट उठा सकें। और ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन हैं, वो इस एनवायरनमेंट का बेनिफिट उठा सकें। यहाँ पर देखिए मेनली 3 जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 14, 19 एंड 21, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इन्हीं तीनों आर्टिकल को समझते हैं कि क्या है और किस तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की गई है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, हम सभी को मालूम है कि समानता के अधिकार की यहाँ पर बात की गई है, और जिसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि विधि के नज़र में सब बराबर हैं और पूरी तरीके से समानता की बात की गई है। अब इसको हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, कई बार ऐसा ये होता है कि जो उच्च पद पर बैठे हुए जो पदाधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग करके इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ के साथ में छेड़छाड़ कर देते हैं। जैसे कि मान लिया कोई पार्क है पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह का किसी को कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया, कहीं पर कोई स्कूल बनाने के लिए दे दिया। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, इन्वायरमेंट सबके लिए बराबर है। अपनी मनमानी शक्ति का दुरुपयोग करके इन्वायरमेंट की किसी भी चीज़ के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इसमें देखिए लीडिंग केस है बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस BS मुडप्पा का। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, जिसमें कि हमने देखा है हमें नंबर ऑफ हमें फ्रीडम्स दी गई हैं। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी रिलेट होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताने जा रही हूँ आर्टिकल 19(1)(g), जिसमें ये कहा गया है कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी कि व्यक्तियों को, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको किसी भी प्रकार के कारोबार व्यापार को करने की स्वतंत्रता है। लेकिन देखिए, वहाँ पर हमने साथ साथ एक चीज़ और देखी है। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में ये भी कहा गया है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये हो गया है कि हमें यदि व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हम अपना कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते जिससे कि इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो और लोगों के जीवन को खतरा हो। बहुत सारे यहाँ पर लीडिंग केस आ जाते हैं, तो यहाँ पर जिसको अभी मैं इतने शॉर्ट में नहीं कवर कर सकती हूँ, पूरा एक मेरा वीडियो जल्दी ही इस पर अपलोड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक कुछ केस की बात करें तो अभिलाष टेक्सटाइल वर्सेस राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देन फिर अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसको कि फंडामेंटल राइट का हार्ट भी कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी कि विधि में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके सिवाय किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 पर बहुत सारे लीडिंग जजमेंट दिए हैं, और हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 का जो विस्तार है वो बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ केसेज आते हैं और बहुत सारी बातें जीवन जीने के अधिकार में जुड़ती जाती हैं। और इन्हीं सब बातों में ही जो एक तरीके से पूरा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना, डिग्निटी के साथ रहना, पूरा जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी है, तो
स्वस्थ पारिस्थितिकी और पूरी तरीके से डिग्निटी के साथ जीना भी हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि अ लाइफ ऑफ डिग्निटी टू बी लिव्ड इन अ प्रॉपर इन्वायरमेंट, ठीक है, फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा आर्टिकल 21 में हम कह सकते हैं कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वस्थ पारिस्थितिकी का अधिकार और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया है। एक बहुत ही लीडिंग केस है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसको कि दून वैली केस के नाम से भी जाना जाता है, और जिसमें देहरादून में जो चूना पत्थर की खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि इस तरह के काम से, क्योंकि जब चूना पत्थर की खदानों में जब काम किया जा रहा था तो बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारी से इस तरीके से क्रशिंग वगैरह हो रही थी कि आसपास पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया था, और वो जो पार्टिकल्स थे जब वो एयर में फैल गए थे तो उससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तरह तरह की समस्याएं भी आ रही थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ये जो है, और देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें केस में एक रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो इलीगल जो माइनिंग थी उन सभी को बंद करने का आदेश दिया था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा लीडिंग केस है जहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस वगैरह के बारे में बात की गई थी। उसी तरीके से देखिए बहुत सारे लीडिंग केस हैं। आमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसको कि पॉपुलरली ऑलियम गैस लीक मामले के नाम से भी जाना जाता है। और उसी तरीके से देखिए हम बात करें तो टी दामोदर राव वर्सेस एसओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस है। और एक बहुत ही लीडिंग केस इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। राजस्थान का छोटा सा गांव था बिचरी, जहां पर कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी थी, केमिकल, फर्टिलाइज़र और भी कई सारी चीज़ों की। गांव के लोग सीधे साधे थे, अच्छे पर्यावरण के साथ में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन इन फैक्ट्रीज वगैरह के सेटअप हो जाने से वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एयर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर पूरी तरीके से वहाँ पर फैल गया था। सारी उपजाऊ भूमि बंजर होने लगी थी, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको नुकसान होने लगा था, लोगों को तरह तरह की समस्याएं आ गई थी, लोगों के जीवन पर संकट बन गया था। तो इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन नाम की संस्था ने इस पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ करके लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा करते हुए आर्टिकल 21 को फॉलो करवाते हुए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हुए इस तरह की फैक्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे कि हम पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो इनको मैं अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में इन सभी टॉपिक को डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूँगी। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, सुशील सॉमिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है, बनवासी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जहां पर ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार के साथ जीविकोपार्जन यानी कि जीविका कमाने का अधिकार भी सम्मिलित होता है, ठीक है। देन वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, एफ.के. हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे केसेस हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने भी समय समय पर इस तरह के नियम बनाए या इस तरीके से इन केसेस को सॉल्व किया जिससे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके। इन केसेस का डिसीजन देते समय सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बात कही, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को कई जगह पर अप्लाई कराया गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में कहा गया। तो ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में बस एक छोटा सा हमने मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में हमने उनको डिस्कस किया, और आशा करती हूँ कि आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।